हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश प्रशासनिक नीति को जानेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था। तो सिविल सेवा को सबसे पहले देखेंगे। सिविल सेवा का भारत में विकास क्यों किया गया? क्योंकि जो ब्रिटेन ने जो भारत के क्षेत्रों को जीता था, उस पर पर्याप्त नियंत्रण के लिए सिविल सेवा का विकास किया गया और सुदृढ़ प्रशासन की उनको जरूरत महसूस हुई। जो भारतीय क्षेत्र उन्होंने जीते थे उसमें प्रशासन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सिविल सेवा का विकास किया। अब विदेशी होने की वजह से भारतीय लोग उनसे कोई स्नेह या लगाव नहीं रखते थे, इसलिए ब्रिटेन ने जन समर्थन की जगह शक्ति का सहारा लिया। शक्ति का सहारा कैसे लिया? कि उन्होंने एक मजबूत सिविल सेवा के विकास को बढ़ावा दिया, है ना। और इसी क्रम में प्रशासनिक संरचना का विकास हुआ। भारत में सिविल सेवा का विकास हम देखते हैं। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन समाप्त किया। जो बंगाल में द्वैध शासन चल रहा था, एक तरफ कंपनी शासन कर रही थी और एक तरफ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो शासन कर रही थी। कंपनी क्या देखती थी? कंपनी दीवानी मामले देखती थी और जो बंगाल का नवाब था वो जो उत्तरदायित्व था लोक व्यवस्था, उसकी लोक व्यवस्था के उत्तरदायित्व को देखता था। अब 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। पूर्णतः जो बंगाल का शासन है वो कौन अपने हाथों में ले लेता है? वारेन हेस्टिंग अपने हाथों में ले लेता है। अब उस समय क्या होता है, कंपनी के अधिकारी प्रशासन की देखरेख भी करने लगे और निजी व्यापार भी करते थे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो निजी जो कंपनी के अधिकारी होते थे वो निजी व्यापारिक लाभ के लिए प्रशासन की अवहेलना भी करने लगे। पहले बंगाल का नवाब देखता था, लेकिन 1772 के बाद कंपनी के अधिकारी ये देखने लगे, है ना, शासन व्यवस्था देखने लगे और प्रशासन की इससे क्या होने लगी? प्रशासन की अवहेलना होने लगी। आगे चलकर कॉर्नवालिस ने कंपनी शासन को चलाने के लिए एक पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का निर्माण किया, है ना। पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का निर्माण किया और जो कंपनी के कर्मचारी है उनको उनके जो निजी व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। निजी व्यापार पर उनके प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्नवालिस को इसी संदर्भ में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। मतलब सिविल सेवा के जो निर्माण में भारत में जनक कहे जाते हैं वो कॉर्नवालिस कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया? कॉर्नवालिस में जिले में कलेक्टर का पद सृजन किया और उनका वेतन 1500 रुपये रखा मासिक, है ना। कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम जिले में कलेक्टर का पद सृजित किया और उनका वेतन 1500 रुपये मासिक रखा तथा उनको ये भी दिया कि कुल राजस्व जो वसूला जाएगा जिले में उसका 1% कमीशन भी उनको देने की बात कही। अब क्या होता था उस समय, जो कंपनी के निजी अधिकारी भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गए थे, बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो कॉर्नवालिस ने बहुत सारे कदम उठाए इन चीजों से निपटने के लिए और प्रशासन की दक्षता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। कौन कौन से कदम था? इन्होंने वेतन वृद्धि की। जो सरकारी अधिकारी लोगों की नियुक्ति की कॉर्नवालिस ने, उनके वेतन में वृद्धि की। वेतन में वृद्धि क्यों की? क्योंकि वो किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। जो अधिकारी लोगों की नियुक्ति गई उनके निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, इससे भ्रष्टाचार में कमी आई। अधिकारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी तरह का उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की बात कही जाने लगी। कॉर्नवालिस ने भारतीयों को कॉर्नवालिस का ऐसा मानना था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है ना, भारतीयों को है की दृष्टि से देखता था, इसलिए उसने सिविल सेवा का यूरोपीकरण किया। यूरोपीय लोगों को सिविल सेवा में भर्ती करने का मैक्सिमम प्रयास किया। अब आगे चल के लॉर्ड वेलेजली के समय सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 1800 में, है ना, 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, है ना। कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। क्यों हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए। इसी तरह आगे चलकर लंदन में भी हेलीबरी कॉलेज की स्थापना हुई। किस लिए हुई? सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए। अब 1833 में जो एक्ट आया था 1833 के अधिनियम की धारा 87 के अनुसार पहली बार योग्यता को आधार बनाया गया। मतलब योग्यता के आधार पर अब सिविल सेवकों की भर्ती होने लगी। इसी के तहत 1853 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है ना। किसके समय की जाती है? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। 1855 में सर्वप्रथम यह परीक्षा इंग्लैंड में, है ना, ये सर्वप्रथम 1855 में जो ये परीक्षा आयोजित की जाती है वो इंग्लैंड में आयोजित की जाती है और प्रथम चयनित भारतीय
सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए थे जो 1863 में चुनकर आए थे, और दूसरे थे रमेश चंद्र दत्त जो 1869 में चयनित हुए थे। आगे चलकर लॉर्ड लिटन के समय 1878 में भारतीय लोगों को सिविल सेवा में हतोत्साहित करने के लिए उम्र सीमा घटा दी गई, तथा ये उम्र सीमा कितनी कर दी गई, 19 वर्ष की उम्र सीमा कर दी गई, है ना। इसे अनुबंध सिविल सेवा भी कहा गया, क्योंकि इसके तहत जो अधिकारी लोग होते थे वो अनुबंधित कर दिए जाते थे। लिटन के समय ही वैधानिक सिविल सेवा का एक प्लान लाया गया था। इसके तहत उन्होंने कहा था कि जो कुल सिविल सेवकों की जरूरत है उसका 1/6 पद, है ना, 1/6 पद उच्च भारतीय वर्गों से भरा जाएगा। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, ये प्रयास लागू नहीं हो पाया। उन्होंने ये कहा था कि जो 1/6 पद है उच्च भारतीयों के द्वारा भरे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलकर 1919 के अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठित करने की बात कही गई, और 1922 में भारत और लंदन में एक साथ परीक्षा आयोजित की जाने लगी, है ना। 1922 से भारत और लंदन में एक साथ परीक्षा आयोजित की जाने लगी। 1926 में लोक सेवा आयोग गठित हुआ, है ना। 1926 में लोक सेवा आयोग गठित हुआ, और 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग गठित किया गया, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 के अधिनियम के तहत बना, जबकि लोक सेवा आयोग गठित कब हुआ, 1926 के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग गठित हुआ। अब इसका अगर हम मूल्यांकन देखें तो ये जो लोक सेवा सिविल सेवा से क्या हुआ, शासन को मजबूती मिली, और जो लोक सेवक होते थे नीति निर्माण में भाग लेते थे, और ये ब्रिटेन के लिए एक इस्पाती ढांचे की तरह कार्य करता था। मतलब किसी भी तरह की कोई भी चैलेंज आता था तो ये सिविल सेवक लोग इस्पाती ढांचे की तरह कार्य करते थे। अब हम देखेंगे सिविल सेवा से संबंधित कुछ प्रमुख आयोग, है ना। एचिंसन आयोग बना था 1886 में, ईस्ट लिंकटन आयोग बना था 1912 में, और ली कमीशन बना था, ये ली आयोग बना था 1923 में। तो ये 3 प्रमुख आयोग है सिविल सेवा से संबंधित। अब हम देखेंगे पुलिस सेवा। पुलिस सेवा ब्रिटेन के जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में किस तरह से विकसित हुई, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं पुलिस सेवा के, कार्नवालिस माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की, और प्रत्येक जिले में पुलिस चौकियों का निर्माण कर उनको दरोगाओं के हवाले किया। मतलब उन्होंने दरोगा की नियुक्ति की और जिलों में बहुत सारी चौकियों का निर्माण किया। इसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक का पद भी सृजित किया। इसलिए कार्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम आया, ये काफी पॉपुलर है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में आया। इसमें क्या आशंका के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती थी। अगर पुलिस को किसी तरह की कोई आशंका है तो वो गिरफ्तार कर सकती थी। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में फ्रेजर कमीशन आया, जिसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ, है ना। और इस आयोग ने क्या सिफारिश करी, गुप्तचर विभाग के बारे में सिफारिश की, और इसी के आधार पर गुप्तचर विभाग गठित हुआ। अब हम देखेंगे सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक कौन माना जाता है, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1748 में मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का गठन किया था। भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का गठन किया था, और इस टुकड़ी का उद्देश्य क्या था, भारतीय शक्तियों को जीतना। भारतीय शक्तियों को जीतना जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपने प्रारंभिक चरणों में थी। ये कब की बात है, जब भारत में प्लासी का युद्ध भी नहीं हुआ था, 1748 की बात है। उस समय जो मेजर स्टीनर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का गठन किया था, और उन्होंने इसलिए किया था कि भारत में जो भी शक्ति है, भारत में जो भी देशी राज्य है उनको जीतने के उद्देश्य से इसको किया था। अब भारतीय जो पुलिस सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा में नस्लवादी भेदभाव कायम था, है ना। जो भारतीय लोगों के साथ नस्लवादी भेदभाव किया जाता था, और जो भारतीय पुलिस में जो भर्ती होती थी उन्हें निम्न वेतन और सुविधाएं दी जाती थी। भारतीय लोगों को सूबेदार से उच्च पद कभी नहीं दिया गया, है ना। भारतीय लोगों को वो निम्न वेतनिक सुविधा भी देते थे, और किसी ऊंचे पद पर भी वो नौकरी नहीं देते थे। उन्हें केवल सूबेदार के पद तक ही सीमित रहा। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया, क्योंकि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, जो मैं आगे बताऊंगा 1857 के विद्रोह का पूरे डिटेल में। लेकिन 1857 के विद्रोह आप सभी को पता होगा, उस विद्रोह के पश्चात भारत और यूरोपीय सैनिकों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया था। 1857 का विद्रोह में क्या हुआ था कि चर्बी वाले कारतूस
की वजह से भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। फिर ब्रिटेन को ये महसूस हुआ कि जो यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों के मध्य एक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए, ना तो भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा हो जाए किसी जगह, है ना। तो इसलिए उन्होंने संतुलन स्थापित किया। बंगाल में ये क्या रेशियो रखा, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के मध्य 2:1 रखा। अर्थात उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि 100 अगर भारतीय सैनिक है तो 50 वहां पे 50 वहां यूरोपीय सैनिक भी होंगे। इसी तरह मद्रास में भी ये रेशियो 5:2 रखा है ना, 5 भारतीय सैनिक और 2 बंगाल के 2 यूरोपीय सैनिक, है ना। बंगाल में मतलब मद्रास में 5:2 रखा और बंगाल में 2:1 रखा। तोप खाने पर पूर्णतः अंग्रेजों का नियंत्रण था, है ना। तोप खाना भारतीयों के अधीन नहीं रखा गया, इसमें किसी तरह की भारतीयों को इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। तोप खाना पूरी तरह से ब्रिटिश सेना के अधीन रखा गया। जाति और क्षेत्र के आधार पर सैन्य टुकड़ियों को सैन्य टुकड़ियां बांटी गई, है ना। सैन्य टुकड़ियों को निर्धारण जाति और क्षेत्र के आधार पर किया गया, जैसे मराठा रेजिमेंट, है ना, इस तरह से, है ना, इस तरह से उन्होंने सैन्य टुकड़ियों का विभाजन किया। अब भारतीय जो सैनिक थे उनके वो बहुसंख्यक भारतीय थे, फिर भी ब्रिटेन ने भारत पर लंबा शासन क्यों किया, ये अक्सर कुछ क्वेश्चन बनता है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो सैनिक सरकार के अधीन कार्य करते थे वो अपना कर्तव्य समझ के कार्य करते थे, क्योंकि उनको उसके बदले वेतन मिलता था और उन्हें इस तरह की समझ विकसित नहीं हो पाई थी कि वो ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करके कोई देश विरोधी कार्य कर रहा है ना। उनको ये चीज इतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि जब आधुनिक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो पाया था, है ना, आधुनिक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो पाया था आधुनिक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो पाया था। जैसे हम एक उदाहरण समझते, मान लो आज कोई भी व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट में कार्य कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया में काम कर रहा है, अगर उसे नौकरी से पैसे मिल रहा है, लेकिन बाद में भविष्य में मान लो 500 साल बाद पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत पर नियंत्रण कर लिया, और आज उसे अगर भारत होने वो भारतीय और माइक्रोसॉफ्ट उसे पैसे दे रहा है, तो उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से मैं भारत विरोधी कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जब ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई लोग सामान्य लोग समझ पाए कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है वो भारतीयों का शोषण कर रही है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था। ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे उद्देश्य, विकास और विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता क्या थी। ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह था कि जो भूसंपत्ति और राजस्व प्राप्ति जो उन्हें औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के क्रम में चाहिए थी, उनके स्पष्ट स्पष्ट उनको स्पष्ट करने के क्रम में इन्होंने भारतीय न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया, है ना। भू संपत्ति में किसी तरह का कोई विवाद हो गया तो न्यायालय की जरूरत पड़ी, राजस्व प्राप्ति में विवाद हो गया तो न्यायालय की जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने न्यायिक व्यवस्था का विकास दिया, न्यायिक व्यवस्था का विकास किया। अब हम इसको क्रमबद्ध रूप से विकास देखते हैं। वारेन हेस्टिंग के समय प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गई। दीवानी मतलब पैसों के लेन देन से संबंधित और फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस से संबंधित। न्याय का कार्य जो है जिले के प्रमुख को सौंपा गया। दीवानी अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू होते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया है ना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया है 1773 के अधिनियम के तहत। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को थे वो कौन थे, एलिजा एम्पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। आगे चलकर कार्नवालिस के समय कार्नवालिस कोड आए, है ना, न्याय के क्षेत्र में कार्नवालिस कोड आए जिसमें राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। राजस्व प्रशासन किसके अधीन रखा गया, जिला मजिस्ट्रेट, है ना, जिला अधिकारी के अंतर्गत रखा गया, और न्याय प्रशासन जिला जज के अंतर्गत रखा गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिले में 2 अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी, है ना, जिला मजिस्ट्रेट की और जिला जज की। और न्याय में पश्चिमी अवधारणा को लागू किया गया। पश्चिमी अवधारणा से कहने से तात्पर्य कि यहाँ पे मृत्युदंड में जो किसी को अगर मृत्यु हो जाती है, कोई किसी की मृत्यु कर देता है तो उसकी मंशा के आधार पर दंड दिया जाएगा, है ना, व्यक्ति की मंशा के आधार पर दंड दिया जाएगा, है ना कि अस्त्र शस्त्र, है ना, मान लो कि चाकू से मारा कि बंदूक से मारा, किस तरह से ये नहीं देखा जाएगा, उसकी मंशा देखी जाएगी, है ना, उसने किस मंशा से किसी व्यक्ति की मृत्यु की है, ये पश्चिमी अवधारणा कहलाती है।
आगे चलकर विलियम बेंटिक के समय उपयोगितावादी विचारधारा पर बल दिया जाने लगा। उपयोगितावादी विचारधारा ये होती थी कि अगर कोई व्यक्ति को सजा मिल गई है तो सजा मिल गई तो उसे सजा इसलिए दी जानी चाहिए कि वो अपने आप को बदल सके, अपने आप में सुधार की जा सके, ना कि उससे बदला लेने के लिए। इसी क्रम में क्या है, कोड़े मारने की जो सजा दी जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया। पहले कोड़े मारे जाते थे, ये सजा भी इन्होंने समाप्त कर दी। बेंटिक ने इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत स्थापित की। पहले क्या होता था कि जो इलाहाबाद के आसपास के लोग हैं इनको दूर दूर जाना पड़ता था न्याय के लिए, तो बेंटिक ने इस समस्या के समाधान के लिए इलाहाबाद में ही सदर दीवानी और सदर निजामत की स्थापना कर दी और स्थानीय भाषा में जो न्यायालय में स्थानीय भाषा के प्रयोग पर भी अनुमति प्रदान कर दी। आगे चल जो बेंटिक के समय ही मेघालय के अधीन एक विधि आयोग गठित हुआ है ना, लॉ कमीशन गठित हुआ। इसके तहत क्या हुआ, कानून का संहिताकरण किया गया है ना, कोडिफिकेशन किया गया और भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किया गया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आईपीसी को खत्म करके भारतीय दंड संहिता ला दी गई है। लेकिन जब पहले जब ये चलती थी मेघालय के समय बनी थी और विधि आयोग के ये अध्यक्ष थे मेघालय, इन्होंने कानून का संहिताकरण किया था और आईपीसी का निर्माण किया था। आगे 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना है ना, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना। इसके अंतर्गत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। परंतु संघीय न्यायालय में क्या होता था, संघ जो राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के स्तर पर न्यायालय मुकदमे ट्रांसफर किए जा सकते थे या न्यायालय में विवाद जो वाद हो सकते वो ट्रांसफर किए जा सकते थे। परंतु फिर भी जो अपील की अंतिम अदालत थी वो इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल थी, है ना। इंग्लैंड में फिर भी कोई अगर मामला फंस जाता था तो वो अंतिम रूप से इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में जाकर निर्णय होता था। अब हम देखेंगे जो कानून की थी उसकी जो कानून व्यवस्था के तहत कानून का शासन देखेंगे। तो कानून के शासन क्या होता है कि किसी राजा किसी तरह के जो कानून का शासन ये होता है कि कानून में जो बातें लिखी है वो शासन लागू होगा, है ना। कानून का शासन लागू होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से कानून का शासन लागू नहीं था। कानून का शासन लागू इसलिए नहीं था क्योंकि जो ब्रिटेन जो औपनिवेशिक हितों के तहत कार्य कर रहा था, औपनिवेशिक हितों के तहत कार्य कर रहा था और कानून में अगर किसी तरह का विवाद होता था या कुछ होता तो वो ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल में चला जाता था और वहाँ पे जो ब्रिटेन स्थित अपने हितों को देखते हुए निर्णय लेते थे। दूसरा था कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता भी भारत में व्यवहारिक रूप से लागू नहीं थी। इसके समय जब 1881 में लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट विवाद आया, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में कानून के समक्ष समानता नहीं थी। इल्बर्ट विवाद क्या था, इल्बर्ट बिल लाए थे लॉर्ड रिपन। इनके अनुसार ये था, इल्बर्ट बिल के अनुसार कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, है ना, मतलब अगर ये मान सकते हैं कि भारतीय व्यक्ति अश्वेत, है ना, अश्वेत कोई भी अश्वेत श्वेत का जो ब्रिटेन वाले लोग होते थे भारत में जो रहते थे इनके मुकदमे को सुन सकता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, श्वेत लोगों ने विद्रोह कर दिया। भारत में जो ब्रिटिश लोग रहते थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था कि हम ऐसे न्यायाधीश के सामने सुनवाई नहीं कराएंगे जो भारतीय हो, है ना, मतलब अश्वेत के आगे श्वेत नहीं झुकेगा, इस तरह से ये कहना चाहते थे और ये विवाद हो गया था। इस पे श्वेत विद्रोह भी हो गया था, है ना। इसी क्रम में क्या हो गया, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया और श्वेत लोगों की जीत हो गई, है ना। श्वेत लोगों की जीत हो गई मतलब ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई जो श्वेत लोगों का मुकदमा सुनता था। मतलब भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति इस तरह से नहीं की गई जो श्वेत लोगों के मुकदमे सुनेगा, है ना, श्वेत लोगों को मुकदमे सुनेगा, है ना। इससे ये कहा जा सकता है कि भारत में कानून के समक्ष समानता नहीं थी। इससे एक बात ये भी निकलती है कि भारतीय राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा मिला। इससे भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा कैसे मिला, जब बहुत सारे ब्रिटिश व्यक्ति मिलके ब्रिटिश का कानून समाप्त करा सकते हैं तो भारतीय मिलकर क्यों नहीं करा सकते, है ना, भारतीय मिलकर क्यों नहीं करा सकते। तो इल्बर्ट बिल केस ने, है ना, इल्बर्ट
जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, इसने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इल्बर्ट बिल विवाद था, इसने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा प्रदान किया। राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा प्रदान किया? इसलिए किया कि जब ब्रिटिश लोग किसी कानून को या किसी भी निर्णय को स्थगित करा सकते हैं, तो भारतीय क्यों नहीं करा सकते, है ना। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म होने लगा। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम तुरंत मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।